अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि जेपी इंटरव्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होंगे, तो अभी इस वीडियो से लेकर आगे हमारी कुछ वीडियो सिर्फ जेपी के इंटरव्यू में होने वाले क्वेश्चन पे बेस करेंगी। तो सबसे पहली वीडियो में हमारा होगा कि व्हाट इज़ द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ डब्ल्यू एम एस का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, जो बेस्ट आंसर है, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ डब्ल्यू एम एस इज़ इंश्योर दैट वर्क other than normal operation is safely controlled, communicated and executed। आपका काम जो भी रूटीन एक्टिविटी से हट के होगा, सेफ्टी से कम्युनिकेट होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए और एग्जीक्यूट होना चाहिए। आपके काम के दौरान जो ख़तरात हैं तमाम लोगों को पता होने चाहिए। आपके काम का वर्क प्रोसीजर क्या है तमाम लोगों को पता होना चाहिए, और काम में ख़तरात क्या हैं, कंट्रोल मेजर्स क्या हैं, तमाम चीज़ें लोगों को प्रॉपर वे में कम्युनिकेट होंगी, तभी उस पर वो अमल करके अपना काम सेफ्टी से कंप्लीट कर पाएंगे। तो प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, एग्जीक्यूशन ऑफ द जॉब विद सेफ्टी। व्हाट आर द 5 स्टेप्स ऑफ डब्ल्यू एम एस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इवन हर इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि डब्ल्यू एम एस के अंदर 5 स्टेप्स क्या होंगे। तो सबसे पहले आपने डिस्कस करना है कि इन डब्ल्यू एम एस द फर्स्ट स्टेप इज़ परमिट टू वर्क सिस्टम, अथराइजेशन लेनी है। उसके बाद क्या इंश्योर करना है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, जैसे लेवल 1 या 2 होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, आपने जब काम स्टार्ट करना है उससे पहले एनर्जी आइसोलेशन इंश्योर करनी है। इलेक्ट्रिकल हो सकती है, प्रोसेस मैकेनिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन हो सकती है। उसके बाद साइमॉप्स, अगर आपके एरिया में कोई और एक्टिविटी चल रही है उसको आपने कैसे मैनेज करना है। और सबसे एंड में अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को टेम्परेरी तौर पर स्टॉप करना है, सस्पेंड करना है, ब्लॉक करना है, तो टेम्परेरी डिफीट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो मेजर 5 स्टेप कौन से हुए, परमिट टू वर्क, JSA, एनर्जी आइसोलेशन, साइमॉप्स एंड टेम्परेरी डिफीट ऑफ HSCS क्रिटिकल इक्विपमेंट डिवाइसेस। आर द 8 स्टेप्स ऑफ WMS प्रोसेस। WMS प्रोसेस के 8 स्टेप्स क्या होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इस पर लाजमी क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वर्क रिक्वेस्ट एंड प्लानिंग। जब हमें वर्क स्कोप मिलता है तो वर्क स्कोप के अकॉर्डिंग हमने प्लानिंग करनी होती है कि हमने ये हमारा जो असाइंड जॉब है किस तरह कंप्लीट करेंगे, क्या टूल इक्विपमेंट चाहिए होंगे, हमें इस काम के लिए क्या मशीनरी रिक्वायर्ड हो सकती है, लोगों का कॉम्पिटेंसी लेवल क्या होगा। तमाम चीज़ें हमने अपने वर्क रिक्वेस्ट एंड प्लानिंग फेज में कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा आइडेंटिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ कंट्रोल्स। हमारे इस काम में ख़तरा क्या होगा, हमने तमाम काम के लिए रिस्क असेसमेंट करनी है, JSA बनाने हैं, जैसे लेवल 1 2 हो सकता है। जब हमारी JSA बन जाएगी, FRA बन जाएंगे, फॉर्मल रिस्क असेसमेंट हो जाएगी, फिर उसको हमने अप्रूव करवाना है। तो FRA अप्रूवल टीम, पूरी उसके टीम जो होगी उसके साथ कंसंट्रेशन करके तमाम चीज़ें रिव्यू करवा कर उसको अप्रूव करवाना होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा वर्क साइट कंट्रोल्स इम्प्लीमेंटेशन। जब हमने काम करने जाना है, हमारे काम की प्लानिंग हो गई, FRA बन गए, अप्रूव हो गए, हमने जब काम करने जाना है तो उनकी साइट पे इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे। हमें साइट पे चीज़ें सेफ्टी से इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों की ट्रेनिंग चाहिए, पहले रिक्वायर करनी होगी। हमें कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट चाहिए, उनके अरेंजमेंट्स करने होंगे। हमें किस एरिया में काम करना है, साइमॉप्स मैनेज करना होगा। तो ये तमाम चीज़ें, अगर हमें कहीं आइसोलेशन चाहिए तो हमें आइसोलेशन की रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। तो हमें तमाम चीज़ें अपनी रिक्वेस्ट, प्लानिंग, कंट्रोल, इम्प्लीमेंटेशन एंड वर्क साइट कंट्रोल में आके चीज़ें अपनी क्लैरिफाई, कम्युनिकेट एंड क्लियर करनी होगी। नेक्स्ट टाइम हमारे पास आएगा अथराइज द वर्क परमिट। जब हमने काम स्टार्ट करना है, हमारी प्लानिंग हो चुकी है, हमारे FRA अप्रूव हो चुके हैं, हमारी तमाम अरेंजमेंट्स हो चुकी हैं, नेक्स्ट स्टेप काम स्टार्ट करने से पहले वर्क परमिट को अथराइज़ करवाना है। तो वर्क परमिट क्या है, आपके पास एक रिटर्न अथराइजेशन है, आपने किस प्लांट में, किस एरिया में, किस इक्विपमेंट पे क्या काम करना है, किस टाइम ड्यूरेशन में आपने काम ख़त्म करना है, आपके काम में क्या टूल इक्विपमेंट अलाउड होंगे, आपके लोगों का कम्पिटेंसी लेवल क्या होना चाहिए, कौन से एडिशनल कंट्रोल मेजर्स आपने इंप्लीमेंट करने हैं, और आपके काम के साथ अटैच FRA डॉक्यूमेंटेशन सर्टिफिकेट्स कौन से होने चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें लाजमी इंश्योर करनी है। नेक्स्ट स्टेप आएगा कम्युनिकेट, कंट्रोल एंड कमेंस वर्क। जब आपने काम स्टार्ट करना है तो आपकी जो वर्क फोर्स है उसके साथ आपने काम स्टार्ट करने से पहले टूल बॉक्स स्टॉक करनी है। वर्किंग एरिया में, वर्किंग लोकेशन, एक्टिविटी के पास जाकर सराउंडिंग को डायनेमिक रिस्क असेसमेंट के साथ ऑब्जर्व करके एक्चुअल आपने एरिया में जाकर रेफर टू योर JSA या FRA, आपने लोगों को हैज़र्ड एंड कंट्रोल मेजर कम्युनिकेट करने हैं। अगर तमाम लोगों को चीज़ें पता होंगी तो ड्यूरिंग वर्क कमेंस, वर्क एक्टिविटी या काम करते हुए लोग उन पर अमल करते हुए सेफ्टी से काम कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है डायनामिक रिस्क असेसमेंट ड्यूरिंग वर्क एक्टिविटी। हमारे पास कंडीशन सिनेरियो कभी भी चेंज हो सकता है, हमारा प्रोसेस चेंज हो सकता है, हमारा मटेरियल चेंज हो सकता है। तो इस कंडीशन में हमें अपने काम के अकॉर्डिंग दोबारा से ऑन स्पॉट एक जल्दी से रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करना पड़ेगा। डायनामिक रिस्क असेसमेंट ऑन द स्पॉट रिस्क एवेल्यूएशन करनी पड़ेगी।
नेक्स्ट हमारे पास 7 स्टेप आता है वर्क हैंड ओवर, सुपरविजन, एक्सटेंशन। जब हमने काम कोई भी हैंड ओवर ले लिया तो उस काम को सेफ्टी से एग्जीक्यूट करवाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एज अ जेपी जॉब परफॉर्मर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारे पास वर्क प्लान बना था, जो हमारे पास एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और सेफ्टी ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो हमारा एफआरए अप्रूव हुआ था, जो हमारा परमिट अथराइज हुआ, जो हमने कम्युनिकेशन की, जो हमने डायनामिक रिस्क असेसमेंट की, तमाम चीज़ें इंप्लीमेंट हो सकें, अपने एरिया में काम की एक्टिव सुपरविजन को इंश्योर करना है। अगर एज़ पर एग्रीड टाइम जो हमें अलाउड था एज़ पर परमिट काम कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो टाइमली उसकी एक्सटेंशन रिक्वेस्ट करनी है, जो कि एज़ पर WMS 4 घंटे की मिल सकती है। तो विदाउट एक्सटेंशन अगर आपने काम कंप्लीट नहीं किया तो आपकी नॉन कंप्लाइंस में जाएगी, आपकी KPIs अफेक्ट हो सकती हैं। लास्ट टाइम हमारे पास आएगा कि परमिट क्लोजर एंड हैंडबैग। जब आपका काम कंप्लीट हो चुका है, एरिया हाउसकीपिंग इक्विपमेंट हैंड ओवर से पहले आपने लाजमी इंश्योर करनी है। आपने जब आपका तमाम इक्विपमेंट हैंड ओवर होने से पहले आपने डी आइसोलेट करना है। डी आइसोलेशन का अगर सेपरेट परमिट रिक्वायर्ड है, आपको सेपरेट परमिट चाहिए होगा। उसके बाद आपने अपने परमिट क्लोज करने हैं। परमिट क्लोजर के बाद तमाम जो कंट्रोल्स हैं वो डबल ए के पास, एरिया अथॉरिटी के पास हैंड बैक करने हैं। वो इक्विपमेंट आपका नॉर्मल प्रोसेस में ऑटोमेटिक यूज़ में आ सके, एरिया कंट्रोल या आपका जो एरिया अथॉरिटी है उसके ऑफिस से ऑपरेट हो सके, हैंड बैक आपका इक्विपमेंट लाजमी होने चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन WMS प्रोसेस के 8 स्टेप्स आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है आपको क्लियरली पता होना चाहिए। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ WMS ऑडिट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू में लाजमी पूछा जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? देयर आर 3 WMS ऑडिट्स। सबसे पहला टायर 1 डेली बेस पे एवरी वन कैन डू, सिंपल चेकलिस्ट बेस्ड ऑडिट है। अगर चीज़ें आपके एरिया पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं यस कर देंगे, नहीं हो रही नो कर देंगे, अगर नॉट एप्लीकेबल है उसको आप टिक कर देंगे। ठीक है, तो आपका डेली बेसिस पे ये ऑडिट करेंगे। दूसरा है टायर 2 एनुअल बेस पे एडनोक करेगी। जो भी हमारे प्रीवियस परमिट होंगे उन पे एक हम ऑडिट किया जाएगा, उनके सर्टिफिकेशन चेक किए जाएंगे कि वैलिड थे, लाइव थे, रेलिवेंट थे। इस तरह की तमाम चीज़ें, FRA कौन सा अटैच था, GSA कौन सा होना चाहिए था, इस बेस पे ऑडिट करेंगे। नेक्स्ट क्या है? टायर 3 इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑडिट। एक थर्ड पार्टी कंसल्टेंट कंपनी, एक ऑडिटेड फर्म को हायर किया जाएगा जो कि एडनोक के WMS सिस्टम को ऑडिट करेगी। इसमें एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट डिसाइड करेगी, एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट पे सर्च करके रिकमेंडेड एक्शन बताएगी, जिससे अपने WMS को दूसरी हमारी जो बेंच मार्क है उन कंपनियों के साथ कंपेयर करते हुए बेटर किया जा सके। तो बेसिकली हमारे पास 3 तरह के ऑडिट होते हैं, डेली बेस, एनुअल बेस और टायर 3 independent third party audit. How many types of permit in WMS? Easy and simple question, but still maximum interviews में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एज पर WMS एडनोक में 3 तरह के परमिट हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ परमिट। फॉर लो रिस्क एक्टिविटी वी हैव जनरल वर्क परमिट। फॉर हाई एंड मीडियम रिस्क एक्टिविटी वी हैव क्रिटिकल वर्क परमिट। एंड ऑल एक्टिविटीज़ with open flame we have to take हॉट वर्क परमिट। लो रिस्क एक्टिविटी के लिए जनरल वर्क परमिट रहेगा, GSA लेवल 1 अटैच होगा। हाई या मीडियम रिस्क एक्टिविटी के लिए क्रिटिकल वर्क परमिट चाहिए होगा, GSA लेवल 2 या FRA एज पर आई वेब टीम रिक्वायर्ड होगा। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें ओपन फ्लेम होगा, कोई भी एक्टिविटी कटिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, उसके लिए हमें हॉट वर्क एक्टिविटी के लिए हॉट वर्क परमिट चाहिए होगा, GSA लेवल 2 या उसके अंदर हमने FI अटैच करना है एज पर आई वेब टीम रिकमेंडेशन। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट वी हैव इन WMS दैट वी कैन अटैच विद द परमिट्स। तो हमारे पास एडनोक WMS में कितने टाइप के सर्टिफिकेट्स हैं जो परमिट के साथ अटैच किए जा सकते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। सो देयर आर 10 टाइप ऑफ सर्टिफिकेट वी हैव टू अटैच विद द परमिट एज पर द सिचुएशन एंड रिक्वायरमेंट। हमारे पास टोटल 10 सर्टिफिकेट्स हैं जो कि एज़ पर कंडीशन और रिक्वायरमेंट हमें उनमें से कुछ सर्टिफिकेट अपने परमिट के साथ अटैच करने होंगे। तो सबसे पहला आता है कन्फाइंड स्पेस एंट्री। अगर हमने किसी भी कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करनी है किसी भी पर्पज़ के लिए, मेंटेनेंस, क्लीनिंग, रीडिंग, अपने एडजस्टमेंट, कोई भी काम के लिए कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करनी है, उसके लिए हमें कन्फाइंड स्पेस एंट्री सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एटमॉस्फेरिक गैस टेस्ट रिकॉर्ड, अगर हमें किसी भी एक्टिविटी के लिए प्लांट में काम करना है उसके लिए हमें एटमॉस्फेरिक गैस टेस्ट करना होगा, जो कि AGT अथराइज गैस टेस्टर कंडक्ट करेगा। H2S, LEL, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन लिमिट लेवल चेक करने के बाद एटमॉस्फेरिक गैस टेस्ट फॉर्म पे अपडेट करेगा। व्हीकल एंड मशीन एंट्री, हमें कोई क्रेन, फोर्कलिफ्ट, कुछ ऑपरेटर, कुछ
हाई एप, कुछ ट्रेलर, कुछ टैंकर हमें मूव करना है किसी भी परमिट में काम के लिए, तो उसके लिए हमें व्हीकल एंट्री सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर हमें कोई मशीन मूव करनी है, अगर हमें वेल्डिंग मशीन मूव करनी है, जनरेटर, कंप्रेसर मूव करना है, तो उसका भी नंबर के साथ हमारे पास व्हीकल एंट्री होनी चाहिए, सर्टिफिकेट हमें लाजमी अटैच करना पड़ेगा। डाइविंग सर्टिफिकेट, ऑफ शोर एक्टिविटी में अगर हमें काम समुंदर के अंदर डाइव करके करना है, परमिट के साथ, क्रिटिकल वर्क परमिट के साथ हमें डाइविंग सर्टिफिकेट अटैच करना होगा। प्लांट में किसी भी एरिया में एक्सकवेशन करनी है, परमिट के साथ हमें उस एरिया का लाइव वैलिड एक्सकवेशन सर्टिफिकेट लाजमी अटैच करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है रोड क्लोजर। तो रोड क्लोजर हमारे पास फुल रोड क्लोजर भी हो सकता है, पार्शली रोड क्लोजर भी हो सकता है। हमें रेलिवेंट अथॉरिटी से, हमें इमरजेंसी रिस्पांस टीम से, फायर डिपार्टमेंट से उनके नोटिस में लाने के बाद सर्टिफिकेट लाइव ये वैलिड करवाना पड़ेगा कि कौन सा रोड हमने कितने टाइम के लिए किस परमिट के अकॉर्डिंग फुल बंद किया है, या वहाँ पे आधा रोड खुला हुआ है, पार्शली रोड हमारा क्लोज्ड है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा ईजमेंट सर्टिफिकेट। अगर हमने किसी दूसरे के प्रेमिसेस में कुछ एरिया तक काम करना है, हमें उस एरिया की एरिया अथॉरिटी से भी अप्रूवल चाहिए, हमें ईजमेंट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। एनर्जी आइसोलेशन, हमें काम करने से पहले अगर हमारे काम में, हमारे वर्किंग इक्विपमेंट में कुछ भी टाइप ऑफ एनर्जी वहाँ पे प्रेजेंट है, तो हमें उसको स्टॉप करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो उनको हम एनर्जी आइसोलेशन से इंश्योर कर पाएंगे। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के लिए इलेक्ट्रिक आइसोलेशन एनर्जी, अगर हमने कुछ प्रोसेस मैकेनिकल हमने या इंस्ट्रूमेंटेशन को बाईपास आइसोलेट करना है, तो उसके लिए हमें आइसोलेशन सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, अटैच करना पड़ेगा। टेम्परेरी डिफीट, अगर हमने कोई भी ऐसी डिवाइसेस, क्रिटिकल डिवाइसेस जो कि हमारे पास किसी पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही थी, हमारे काम को अफेक्ट कर रही हैं, हमारे काम में उनसे प्रॉब्लम आ रही है, हमने उनको टेम्परेरी डिफीट करना है, कुछ टाइम के लिए सस्पेंड बंद करना है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर ऑथराइजेशन के लिए टेम्परेरी डिफीट सर्टिफिकेट अपने परमिट के साथ अटैच करना पड़ेगा। इसके बाद सबसे एंड पे 10 नंबर पे आयनाइजिंग रेडिएशन, हमने किसी भी एरिया में आरटी करनी है, कुछ भी रेडिएशन सोर्स मटेरियल स्टोर करना है, ट्रांसपोर्ट करना है या यूज़ करना है, उसके लिए हमें क्रिटिकल वर्क परमिट के साथ साथ आयनाइजेशन रेडिएशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। तो एडनोक WMS में हमारे पास 10 सर्टिफिकेट्स हैं जो एज़ पर कंडीशन रिक्वायरमेंट हमें परमिट के साथ। व्हाट इज़ JSA एंड हाउ मैनी टाइप ऑफ JSA वी हैव इन WMS। तो एक कॉमन क्वेश्चन जो कि किसी भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि JSA क्या होता है और WMS में JSA की कितनी टाइप्स हैं। तो बेसिकली एज़ पर देयर नेम, JSA जॉब सेफ्टी एनालिसिस, हमने कोई भी काम परफॉर्म करना है, उसका एक सेफ्टी एनालिसिस करना है, काम में क्या ख़तरा होगा, क्या कंट्रोल मेजर है। कह सकते हैं कि JSA FRA की एक टाइप है। किसी भी एक पार्टिकुलर जो एक्टिविटी है उसके अंदर काम करने के दौरान हमारे लोग किन खतरात के एक्सपोज होंगे, उन पे हमारे पास एक्चुअल कंट्रोल मेजर्स क्या हैं, क्या एडिशनल कंट्रोल मेजर से हम लोगों को ज़्यादा सेव कर सकते हैं, रिस्क लेवल कम कर सकते हैं, अलार्म लेवल तक लेके आ सकते हैं, एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिसेबल। तो JSA बेसिकली क्या है कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस है, काम सेफ करने के लिए हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। और WMS में इसकी दो टाइप्स हैं, JSA लेवल 1 फॉर जनरल वर्क परमिट एंड JSA लेवल 2 जो कि आपका होगा क्रिटिकल एंड हॉट वर्क परमिट के लिए। JSA लेवल 1 सिंपल चेक लिस्ट बेस होगा, जबकि JSA लेवल 2 सेम एज फॉर्मल रिस्क असेसमेंट या FRA की तरह। एज पर WMS JSA की टाइप्स कितनी हैं, उनके नाम क्या हैं, उनकी वैलिडिटी कितनी है, इंटरव्यू में पूछे जाने वाला एक नॉर्मल जनरल क्वेश्चन। तो जो JSA लेवल 1 है उसका नाम है स्टैंडर्ड हैज़र्ड कंट्रोल फॉर्म। बेसिकली एक चेक लिस्ट बेस्ड फॉर्म होता है जिसके ऊपर तमाम एक्टिविटीज़ और उसके कंट्रोल मेजर्स लिखे हुए हैं। जनरल वर्क परमिट के साथ अटैच होने से पहले उसके ऊपर आपका एरिया अथॉरिटी उसको टिक करके देगा कि आपके काम के दौरान ये एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, ये ख़तरात हो सकते हैं, और इन ख़तरात के लिए क्या कंट्रोल मेजर्स आपने फॉलो करने, इम्प्लीमेंट करने हैं। इसकी वैलिडिटी 7 डेज़ होगी अलॉन्ग विद द परमिट। परमिट ख़त्म होगा, आपका JSA लेवल 1 या स्टैंडर्ड हैज़र्ड कंट्रोल फॉर्म भी ख़त्म हो जाएगा, वैलिडिटी नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट आता है JSA लेवल 2 जिसका नाम है हैज़ार्ड मैनेजमेंट फॉर्म, सेम लाइक FRA, फॉर्मल रिस्क असेसमेंट की तरह, लेकिन एक स्पेसिफिक टास्क तक रहेगा, उसके अंदर और कोई प्रोसेस डिस्कस नहीं किया जाएगा। अगर हमने किसी इक्विपमेंट पे ब्लाइंडिंग करनी है तो JSA लेवल 2 के अंदर सिर्फ ब्लाइंडिंग एक्टिविटी को कंसिडर किया जाएगा। ब्लाइंडिंग एक्टिविटी में क्या क्या ख़तरात हो सकते हैं, क्या कंट्रोल मेजर से हम काम सेफ्टी से कंप्लीट करेंगे, सिर्फ ब्लाइंडिंग एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसमें हम बात करेंगे। तो इसकी वैलिडिटी जो होगी 2 साल होगी। परमिट ख़त्म होने के बाद इसको लाइब्रेरी का पार्ट बना दिया जाएगा। सेम तरह की ब्लाइंडिंग हमने किसी और इक्विपमेंट में करनी है
तो हमें उसके लिए सेम FRA हम यूज़ कर सकते हैं। हमें उसको दोबारा लाइव करवाना पड़ेगा, अपने परमिट के साथ अटैच करना पड़ेगा। तो जब इन चीज़ों की अप्रूवल हो जाएगी, काम कंप्लीशन हो गया, सेफ्टी से ख़त्म हो गया, तो हमारी लाइब्रेरी का पार्ट बन जाता है। तो JSA लेवल 1 की वैलिडिटी 7 डेज़, JSA लेवल 2 की वैलिडिटी 2 ईयर्स। साइन द FRA अप्रूवल। FRA की अप्रूवल कौन साइन करता है? तो इसके लिए एक प्रॉपर फुल ग्रुप होता है जो कि FRA फॉर्मल रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करके अप्रूव करता है। तो इस ग्रुप के मेंबर्स सबसे पहले एडनॉक कोऑर्डिनेटर, जो कि एडनॉक की तरफ से होगा। हम जो भी क्वेश्चन के आंसर कर रहे हैं फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर साइड कर रहे हैं। सेकंड हमारे पास होगा सीनियर HSC इंजीनियर, जो कि एडनॉक का होगा। HSC का आदमी इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेगा कि जो काम होना है, काम के अकॉर्डिंग जो वर्क स्कोप है उसको मद्देनज़र रखते हुए, कंसिडर करते हुए तमाम हैज़र्ड आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनके कंट्रोल मेजर इंश्योर किए गए हैं। नेक्स्ट आपके पास लीड HSC, आपके पास जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसका HSC इंजीनियर होगा जो कि उसको एक्सप्लेन करेगा। नेक्स्ट हमारे पास लीड मैकेनिकल, जिसने काम करना है, वर्क एग्जीक्यूट करना है स्कोप के अकॉर्डिंग, वो बताएगा कि हमारे पास SOP क्या है, हमारे पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, किस प्रोसीजर पे अमल करते हुए हमने काम कंप्लीट करना है। एट द एंड आपके पास टर्न अराउंड इंजीनियर, जो आपका एडनॉक का टर्न अराउंड मैनेजर या इंजीनियर होगा, वो इस चीज़ को वेरीफाई या इंश्योर करेगा कि जो भी स्कोप ऑफ वर्क है, जो SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तमाम चीज़ें उसमें कवर होनी चाहिए, कोई पार्ट उसमें मिस नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह अगर ये पूरा ग्रुप रहेगा तो FRA के तमाम पार्ट्स को डिटेल में रिव्यू किया जाएगा, ताकि किसी भी काम को करने में हमारे लोगों को किसी ख़तरे का, किसी हैज़र्ड का सामना ना करना पड़े और हमारा काम FRA के अकॉर्डिंग सेफली से एग्जीक्यूट हो जाए। तमाम कंट्रोल मेजर साइड पे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये 5 लोगों का ग्रुप है: कोऑर्डिनेटर एडनॉक, सीनियर इंजीनियर एडनॉक, HSC एडनॉक, देन कॉन्ट्रैक्टर HSC एंड कॉन्ट्रैक्टर लीड मैकेनिकल और टर्न अराउंड इंजीनियर। इनके साइन के बाद FRA अप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। Who will approve the JSA with general, critical and hot work permit? तो हमारे पास जनरल वर्क परमिट के लिए JSA लेवल 1 होगा, जो कि अप्रूव करेगा एरिया अथॉरिटी। AA आपके वर्क अकॉर्डिंग जो आपका हैज़र्ड कंट्रोल फॉर्म है उसके ऊपर सिंपली आपकी वर्क एक्टिविटी के अगेंस्ट कंट्रोल मेजर्स और हैज़र्ड आइडेंटिफाई करके आपका परमिट अप्रूव कर देगा। जबकि JSA लेवल 2 क्रिटिकल और हार्ड वर्क परमिट के साथ आपका AA की जगह AAA आपका जाकर क्रिटिकल वर्क परमिट या हार्ड वर्क परमिट के साथ JSA लेवल 2 को अप्रूव करेगा। वो आपका रेलिवेंट टू एक्टिविटी होना चाहिए, उसके अंदर एक्टिविटी के तमाम हैज़र्ड्स कवर होने चाहिए, कंट्रोल मेजर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, तभी आपका काम सेफली से एग्जीक्यूट हो सकता है। तो रिव्यू कर लें, JSA लेवल 1 आपका एरिया अथॉरिटी अप्रूव करेगा और JSA लेवल 2 आपका AAA एसेट एरिया ओनर आपका अप्रूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपके इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से हो सके। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ आइसोलेशन वी हैव एज पर WMS? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन पे आप काफ़ी डिटेल से आंसर कर सकते हैं। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप ऑफ आइसोलेशन। हमारे पास एज पर एडनॉक WMS 2 तरह की आइसोलेशन है। सबसे पहले आपकी रहेगी इलेक्ट्रिक आइसोलेशन। जब भी कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हमने बंद करना है, क्लोज करना है, शट डाउन करना है, उसके साथ आप इलेक्ट्रिक आइसोलेशन वेरीफाई करेंगे। आइसोलेशन अथॉरिटी के बाद ISO का वहाँ पे टैग होना चाहिए। उस टैग का नंबर, जो आपका लॉग नंबर होगा, वो आपका ICC आइसोलेशन कंफर्मेशन सर्टिफिकेट पे मेंशन होना चाहिए। आइसोलेशन एनर्जी सर्टिफिकेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी हम आइसोलेट करके वेरीफाई इंश्योर करेंगे। परमिट के साथ सर्टिफिकेट अटैच लाइव होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैकेनिकल आइसोलेशन, जिसके अंदर हम मैकेनिकल प्रोसेस या इंस्ट्रूमेंटेशन एनर्जी को आइसोलेट करेंगे। इसके अंदर हम प्रोसेस कंट्रोल वाल्व भी हो सकते हैं, हमारी ब्लाइंडिंग भी हो सकती है, और जो हमारे इंस्ट्रूमेंट उस इक्विपमेंट के साथ लिंक थे उसको हमने आइसोलेट करना है, उसको हमने स्टॉप करना है, उसका हमने प्रोसेस को रोकना है, ताकि हमारे लोग काम के दौरान उन चीज़ों के, उस टाइप ऑफ एनर्जी के एक्सीडेंटली एक्सपोज ना हो, उनकी जान को किसी किस्म का खतरा ना हो। तो इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर, एज पर एडनॉक WMS वी हैव 2 टाइप ऑफ आइसोलेशन सर्टिफिकेट्स। वन इज़ इलेक्ट्रिक आइसोलेशन, सेकंड वन इज़ मैकेनिकल प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आइसोलेशन। We have to ensure that the log number should be reflected on ICC isolation confirmation certificate, and that certificate should be attached with the permit. A number should be mentioned on the permit and certificate should be valid for that work activity or work duration. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। व्हाट इज़ WCC और व्हाट इज़ वर्क कैटेगराइजेशन चार्ट?
इंटरव्यू में पूछे जाने वाला वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि WCC या वर्क कैटेगराइजेशन चार्ट क्या होता है। तो बेसिकली ये एक टूल है, ये एक आपके पास चेक लिस्ट है जिसकी बेस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारी जो वर्क नेचर है उसमें कौन सा परमिट हमने यूज़ करना है। सिंपली अगर हमारे पास पहले जो 3 आपको ग्रीन में नज़र आ रहे हैं, इनमें से कंडीशन मीट कर रही होंगी, ये हमारे पास टिक हो जाएंगे, हम वो काम जनरल वर्क परमिट पे करेंगे। अगर हम वो नीचे जाते हैं, उसमें हमारे पास लिखा होगा हॉट वर्क एक्टिविटी, नेट फ्लेम अवेलेबल, ओपन फ्लेम अवेलेबल, इस तरह की चीज़ें अगर टिक में आती हैं, अगर हमें वो टिक करते हैं एप्लीकेबल होती हैं, तो हमने उस काम के लिए हॉट वर्क का परमिट यूज़ करना है। अगर हमारी चेक लिस्ट बेस हमारे जो वर्क कैटेगराइजेशन है उसमें लास्ट पार्ट येलो वाले में अगर हम जाके एप्लीकेबल होते हैं, तो हमने उस काम के लिए क्रिटिकल वर्क परमिट यूज़ करना है। तो ये एक चेक लिस्ट बेस है, एक टूल है जो हमें एडवाइस करेगा, हमें सजेस्ट करेगा कि हमने जो अपना स्पेसिफिक काम है एज़ पर वर्क स्कोप, एज़ पर वर्क प्लानिंग एंड एग्रीड प्लान, हमारे इस काम के लिए कौन सी टाइप का परमिट एप्लीकेबल होगा, हमें किस परमिट पे ये काम एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, हमें ये काम करने के लिए कौन सा परमिट रेलिवेंट रहेगा। एज़ पर परमिट रिक्वायरमेंट उसके अंदर एडिशनल सर्टिफिकेट अटैच होंगे, कौन सा जैसे लेवल है, कौन सा आपके पास FR अटैच होगा, कौन उसको अप्रूव करेगा, तमाम चीज़ें बेस करेंगी जब आपका वर्क कैटेगराइजेशन चार्ट के अकॉर्डिंग, WCC चार्ट के अकॉर्डिंग आपका परमिट डिस्क्राइब हो जाएगा, डिसाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपके इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से हो सके। iWeb टीम, सबसे पहली बात हम करेंगे कि iWeb टीम होती क्या है, क्यों बनाई जाती है और इसके कौन कौन से मेंबर्स होंगे। तो एज़ पर नेम IWAP इंटीग्रेटेड वर्क एक्टिविटी प्लान, इंटीग्रेटेड वर्क एक्टिविटी प्लानिंग टीम जो होगी वो हमारे पास iWeb टीम होगी, जिसका काम होगा काम को सेफली से तमाम HSE ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हुए कंप्लीट करवाना। सेकंड ऑब्जेक्टिव होगा कि प्रोसेस में, मेंटेनेंस में और जो ऑपरेशन नॉर्मल चल रहा है उसके दरमियान बैलेंस किया जाना चाहिए। हमने अगर किसी चीज़ की मेंटेनेंस करनी है उससे पूरा प्रोसेस अफेक्ट नहीं होना चाहिए, और जब भी हमने कोई काम एग्जीक्यूट करवाना है उसमें कोर HSE ऑब्जेक्टिव, लोगों की सेफ्टी, इन्वायरमेंट की सेफ्टी, प्लांट इक्विपमेंट प्रेमिसेस की सेफ्टी को इंश्योर किया जाना चाहिए। मीन टू से हमने प्लांट में कोई भी काम करना है, उस काम को मैनेज करने के लिए जो टीम बनाई जाती है उसको हम इंटीग्रेटेड, हम एक इंटीग्रेट की गई, एक मुश्तमिल की गई टीम है जो कि वर्क एक्टिविटी को प्लान करेगी। तो दिस इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड वर्क एक्टिविटी प्लानिंग टीम। इसके मेंबर्स कौन से होंगे, क्वेश्चन में पूछे जाने वाला वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बट JP लेवल में बहुत कम चांस है पूछा जाए, PA लेवल में पूछा जाता है। तो iWeb टीम के जो मेंबर्स होंगे, एसेट ओनर, आपका एरिया अथॉरिटी हो सकता है जिसके एरिया में आपने जाके काम करना है, या उसका रिप्रेजेंटेटिव। जब आपकी वर्क एक्टिविटी प्लान हो रही होगी उसके अंदर मीटिंग में ये लोग बैठे होंगे, ये लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होंगे। सेकंड, इसमें आपकी परफॉर्मिंग अथॉरिटी की जगह परमिट कोऑर्डिनेटर होगा, PTW कोऑर्डिनेटर, जो क्लाइंट के साथ लिंक कर रहा होगा। अगर सब कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व है, अगर दूसरा डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व है, तो वो तमाम डिपार्टमेंट के दरमियान कोऑर्डिनेशन कर रहा होगा कि हमें एसेट अप्रूवल अथॉरिटी से, हमें एरिया अथॉरिटी से क्या क्या अप्रूवल अपनी मेंटेनेंस जॉब के लिए चाहिए होगी, ISA ISO कौन होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका प्लानिंग इंजीनियर, प्लानिंग रिप्रेजेंटेटिव, जिसने तमाम वर्क स्कोप के अकॉर्डिंग काम प्लान किया है, हमने किस स्टेप से क्या काम करना है, हमारे इस काम के लिए आइसोलेशन कहाँ कहाँ से चाहिए, कौन कौन से हमारे सब इक्विपमेंट्स आइसोलेट किए जाएंगे, किस किस का ऑपरेशन हमने स्टॉप करना है, नॉर्मल ऑपरेशन कैसे कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट, इसमें परफॉर्मिंग डिसिप्लिन डिसाइड किया जाएगा। अगर सब कॉन्ट्रैक्टर ने काम करना है, कौन से इक्विपमेंट चाहिए, क्या टूल एंड इक्विपमेंट चाहिए, उसके बाद आपके लोगों की कम्पिटेंसी लेवल क्या होना चाहिए, वर्क ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, वर्क स्कोप क्या रहेगा। अगर आपने इन हाउस जॉब करनी है तो कौन सा डिपार्टमेंट इस जॉब के लिए एप्लीकेबल होगा, कौन से डिपार्टमेंट की सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी। एक मरतबा दोबारा क्विक रिव्यू, iWeb टीम क्या है, इंटीग्रेटेड वर्क एक्टिविटी प्लान, कि हमने काम को सेफ्टी से कैसे कंप्लीट करना है, काम करने के दौरान ऑपरेशन और मेंटेनेंस में कोऑर्डिनेशन कैसे होगी। मेंबर्स कौन होंगे, आपका एरिया अथॉरिटी जिसके एरिया में काम हो रहा है, परमिट टू वर्क कोऑर्डिनेटर, जो परमिट टू वर्क को एक्टिविटी पे कोऑर्डिनेट करेगा, प्लान करेगा। उसके बाद आपका प्लानिंग इंजीनियर, जिसने एज़ पर वर्क स्कोप एक्टिविटी प्लान की है, एज़ पर तमाम स्पेसिफिकेशन स्टेप्स। उसके बाद परफॉर्मिंग डिसिप्लिन डिसाइड किया जाएगा, काम कब स्टार्ट करना है, कब कंप्लीट करना है, क्या टूल इक्विपमेंट यूज़ करने हैं, कहाँ आइसोलेशन करनी है, डी आइसोलेशन कैसे करेंगे, हैंड ओवर कैसे होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपके इंटरव्यू की तैयारी काफ़ी अच्छे से हो सके। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।
हाउ मैनी टाइप ऑफ टेम्परेरी डिफीट एज़ पर WMS? WMS के अकॉर्डिंग टेम्परेरी डिफीट की कितनी टाइप्स हैं? एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके जेपी के इंटरव्यू में लाजमी पूछा जाता है, और आपका जो पीए का इंटरव्यू है, परफॉर्मेंस अथॉरिटी का इंटरव्यू है, उसके इंटरव्यू में भी एक नॉर्मल जनरल क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। तो एज़ पर WMS वी हैव 5 टाइप ऑफ टेम्परेरी डिफीट। सबसे पहले क्या है? प्रोसेस डिफीट, फिर मेंटेनेंस डिफीट, फिर होगा टेम्परेरी बाईपास डिफीट, नेक्स्ट होगा एक्सटेंडेड पीरियड डिफीट और परमानेंट डिफीट। तो हमारे पास मेनली एज़ पर WMS 5 टाइप की डिफीट्स हैं। आपको फिंगर टिप्स पे इनका पता होना चाहिए। डिटेल वीडियो के लिए मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, तो आप काइंडली वहाँ पे रेफ़र होके डिफ़ीट के बारे में, टेम्परेरी डिफ़ीट क्या होती है, क्यों रिक्वायर्ड होती है, कहाँ से अथराइजेशन होगी, कहाँ से एक्नॉलेजमेंट होगी, डिटेल वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। एज़ पर इंटरव्यू क्वेश्चन आपको इन 5 डिफ़ीट का नाम फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए कि टेम्परेरी डिफ़ीट के हमारे पास टाइप्स कितनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपके इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से हो सके। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ IWEB? IWEB की फुल फॉर्म क्या है, ये क्या चीज़ होती है? तो आपके इंटरव्यू में पूछे जाने वाला एक जनरल क्वेश्चन, आपको इसकी हाउ होनी चाहिए। तो IWEB क्या है? इंटीग्रेटेड वर्क एक्टिविटी प्लानिंग प्रोसेस। जो टीम इस प्रोसेस को कंडक्ट करेगी वो होगी IWEB टीम। तो इंटीग्रेटेड वर्क एक्टिविटी प्लान टीम, इसके अंदर आपकी प्लानिंग होगी। आपने एज़ पर वर्क स्कोप काम कैसे कंप्लीट करना है, आपके FRA अप्रूव होंगे, आपने उस काम के तमाम एक्सपेक्ट्स के हैज़र्ड कंट्रोल मेजर्स मेंशन किए हैं। उसके बाद आपकी मेंटेनेंस, आपका प्रोसेस, आपने किसी भी इक्विपमेंट पे काम करना है, उससे कंटिन्यू ऑपरेशन या प्रोसेस डिस्टर्ब ना हो। आपके लिए PTW कोऑर्डिनेटर, आपको किस डिपार्टमेंट से कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, आपको कहाँ पे परमिट चाहिए, आपको कौन सी डिफीट चाहिए, आपने आइसोलेशन कहाँ से करनी है, ये तमाम टीम, इसके साथ वर्क स्कोप डिसाइड होगा। तो IWEB टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि काम को सेफली से और एज़ पर प्रोसेस कंडक्ट करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, आपके इंटरव्यू की तैयारी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। व्हाट इज़ साइमॉप्स? साइमॉप्स क्या होता है? इंटरव्यू में पूछे जाने वाला एक जनरल क्वेश्चन है। मोस्टली आपसे इंटरव्यू में साइमॉप्स क्या होता है, इसकी टाइप्स कितनी है, पूछा जाएगा। तो साइमल्टेनियस ऑपरेशन, एक एरिया में एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ का सेम टाइम पे होना, या एक एक्टिविटी में एक से ज़्यादा टीम्स का इन्वॉल्व होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने बंडल पुलिंग करनी है, किसी भी एक्सचेंजर में से बंडल बाहर निकालना है, तो उसमें मैकेनिकल टीम, रिगर टीम इन्वॉल्व होती है। तो हमारा ये जो काम होगा ये साइमॉप एक्टिविटी में आएगा। इसके लिए हमें सेपरेट प्लानिंग करनी पड़ेगी, रिस्क असेसमेंट करनी पड़ेगी, तमाम टीम के साथ TBT टास्क इंस्ट्रक्शन करके काम स्टार्ट करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन, एक एरिया में सेम टाइम पे मल्टीपल एक्टिविटीज़ का होना। जब हम शट डाउन कर रहे होते हैं, टर्न अराउंड्स कर रहे होते हैं, तो एक ही यूनिट में, एक एरिया में मल्टीपल एक्टिविटीज़ सेम टाइम्स पे हो रही होती हैं। तो अगर वो एक दूसरे से कन्फ्लिक्टिंग एक्टिविटीज़ होंगी तो उसको हम अंडर साइमॉप्स कवर करेंगे। साइमॉप्स प्रोटोकॉल यूज़ करते हुए इंश्योर करेंगे कि दोनों एक्टिविटीज़ सेम टाइम पर सेफली से एग्जीक्यूट कंप्लीट हो जाएं। तो साइमॉप्स का मतलब एक एरिया में एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ का होना, या एक काम में एक से ज़्यादा टीम्स का इन्वॉल्व होना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ साइमॉप्स? साइमॉप्स क्या है, उसके नेक्स्ट पे ये क्वेश्चन आपको लाजमी पता होने चाहिए। तो बेसिकली एज़ पर एडनोक WMS वी हैव 2 टाइप ऑफ साइमॉप्स। सबसे पहला आएगा रूटीन साइमॉप्स, दूसरा आएगा नॉन रूटीन साइमॉप्स, जो कि हमने शट डाउन में करना होगा। रूटीन साइमॉप्स क्या है कि आपके प्रोसेस के साथ अगर कोई आपने एक्टिविटी लिंक करनी है तो वो आपका रूटीन साइमॉप्स में एज़ पर मैट्रिक्स उसके कंट्रोल मेजर्स होंगे। और नॉन रूटीन साइमॉप्स क्या है कि आपने कोई भी चीज़ ऐसी जो शट डाउन में, टर्न अराउंड में या इमरजेंसी कंडीशन में करनी होगी तो उसके ऊपर एज़ पर मैट्रिक्स नॉन रूटीन साइमॉप्स के कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट किए जाएंगे। साइमॉप्स की टाइप्स कितनी होती हैं, नॉन रूटीन और रूटीन साइमॉप्स में क्या चीज़ें कंसिडर की जाती हैं, इसके लिए डिटेल वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से रेफ़र हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपके इंटरव्यू की तैयारी अच्छी सी हो।